चलिए बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि सांद्रता की इकाई, जिसमें हमने आपको 9 सांद्रता की इकाई को बताया था, जिसमें से पहला आपको आया था नॉर्मलिटी, दूसरा मोलरिटी, तीसरा मोललिटी, चौथा मोल अंश, पांचवा फॉर्मेलिटी, फिर परसेंटेज W/W, फिर परसेंटेज V/V और फिर परसेंटेज W/V और लास्ट में आपको बताया था हमने ppm पार्ट्स पर मिलियन। यानी कि यहाँ पर जो हमने आपको 9 सांद्रता की इकाई बताई थी, उस 9 के 9 सांद्रता की जो इकाई है उसका एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। इस वीडियो में आपको ये जो 9 कंसंट्रेशन की जो यूनिट है, यानी यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन 9 जो है उसको एक्सप्लेन किया जाएगा, उसका जो परिभाषा है, इसके साथ साथ उसके जो फॉर्मूले हैं वो सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो आइए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि 9 सांद्रता की इकाई कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेते हैं नंबर 1 नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी जिसको आप लिखते हैं नॉर्मलिटी, इसको हम दर्शाते हैं कैपिटल N से। ओके, तो सबसे पहले आपको इस की परिभाषा जाननी है। तो किसी भी विलेय पदार्थ का ग्राम तुल्य भार को, किसी भी विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्य भार को विलायक में घोल करके 1 लीटर विलयन बनाया जाए तो बने विलयन की जो सांद्रता होती है उसको हम नॉर्मलिटी से मापते हैं। यानी कि बने विलयन की जो सांद्रता होती है उसको हम नॉर्मलिटी में मेजर करते हैं, नापते हैं। और जो नॉर्मलिटी विलयन होता है उसको हम नॉर्मल विलयन भी कहते हैं। इसको हम किससे दर्शाते हैं? कैपिटल N से। फिर से आप सुन लीजिए, किसी भी विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्य भार को विलायक में घोलकर 1 लीटर विलयन बनाया जाए तो बने विलयन की जो सांद्रता होती है वो नॉर्मलिटी में ज्ञात किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि इसको हम N से एक्सप्रेस करते हैं तो इसका जो फार्मूला आता है वो आप ऐसे ले सकते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं नॉर्मलिटी बराबर W गुणे 1000 बटे EW गुणे V इन ml। ध्यान रखिएगा, अगर आप यहाँ पे V लीटर में लेते हैं तो ऊपर 1000 का मल्टीप्लिकेशन नहीं आएगा, या फिर इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं W बाई EW गुणे V इन लीटर। अब जो W है वो क्या है? तो जब W है उसे हम कहते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट, यानी कि विलेय का वजन। जो EW है, EW हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, मतलब विलेय का तुल्य भार। W जो है वो विलेय का भार है, जो EW है वो है विलेय का तुल्य भार, यानी इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। और जो V है आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपका हो गया। ये जो इतने आपको दिए गए हैं, N नॉर्मलिटी, W विलेय का वजन 1000, उसके बाद में EW जो है विलेय का तुल्य भार, और V आयतन यानी कि विलयन का आयतन। तो इस प्रकार यहाँ पे लिखा है वेट W मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट, EW इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, और जो आपका V है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, अब हमें ये जानना है कि ये जो आपका इक्विवेलेंट वेट है उसको हम कैसे निकालें। तो एक सामान्य सूत्र होता है। देखिए, इक्विवेलेंट वेट निकालने के बहुत सारे सूत्र हैं। जैसे मान लीजिए कि एक सामान्य सूत्र है जिसमें आपको आता है कि इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाई वैलेंसी। मतलब किसी भी विलेय पदार्थ का तुल्य भार निकालने के लिए उस विलेय पदार्थ का आपको अणुभार निकाल लेना है, और उस अणुभार में उस विलेय पदार्थ के संयोजकता से भाग देना है। अब संयोजकता मतलब जैसे मान लीजिए कि आप सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, एल्युमिनियम क्लोराइड है, तो आपको ये देखना है कि कितने धन आयन है और कितने ऋण आयन है। तो एक फार्मूला यहाँ पर हम लिख देते हैं, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाई वैलेंसी। ठीक है, यानी कि एक मॉलिक्यूलर वेट मतलब अणुभार बटे वैलेंसी मतलब संयोजकता। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे ले रहे हैं NaCl। अगर हम NaCl लेते हैं तो इसको हम तोड़ रहे हैं तो ये बन जाएगा आपका Na प्लस Cl माइनस। अब आप यहाँ देखिए कि इसकी वैलेंसी कितनी है।
यानी कि धन आयन की संख्या आप देख लो या ऋण आयन की संख्या आप देख लो तो आपको पता चल जाएगा वैलेंसी कितनी है। तो आप देख पा रहे हैं कि धन आयन की संख्या 1 है अथवा ऋण आयन की संख्या भी क्या है, 1 है। इसका मतलब है कि सोडियम क्लोराइड की जो वैलेंसी आने वाली है वो 1 आने वाली है, क्योंकि आपको बैलेंस ये देखना है कितने धनायन है और कितने ऋणायन है, यानी कि किसी एक का या तो धनायन की संख्या आप देख लो या तो फिर ऋणायन की संख्या देख लो। तो अगर आप धनायन की संख्या देख लेते हो तो आप निश्चित कर सकते हो कि जितना धनायन है वो उस यौगिक का, यानी उस यौगिक का आपका क्या होगा, बैलेंसी होगी। अब जैसे मान लीजिए कि अगर हम इसका इक्विवेलेंट में वेट निकालें, यानी सोडियम क्लोराइड का इक्विवेलेंट वेट निकालें, तो यहाँ हम लिख देते हैं सोडियम क्लोराइड का इक्विवेलेंट वेट यानी EW इज इक्वल टू हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट। तो आपको पता है कि सोडियम क्लोराइड में सोडियम का जो एटॉमिक वेट होता है वो 23 और क्लोरीन का जो एटॉमिक वेट होता है वो होता है 35.5। ओके, ये आपका हो गया, यानी 23 + 35.5 अगर आप कर लेते हैं तो ये आपका आ जाता है मॉलिक्यूलर वेट यानी कि सोडियम क्लोराइड का अणुभार। उसके बाद में आपको बैलेंसी देखनी है, तो बैलेंसी मैंने आपको बताया कि धन आयन की संख्या देख लीजिए या ऋण आयन की संख्या देख लीजिए, दोनों में से किसी एक का ही देखना है। तो आप देख पा रहे हैं धन आयन की संख्या 1 है, इसका मतलब इसकी बैलेंसी कितनी आने वाली है, 1 आने वाली है। तो ये हो जाएगा आपका 58.5/1 इज इक्वल टू 58.5। तो सोडियम क्लोराइड का जो इक्विवेलेंट वेट है वो है 58.5। अगर मान लेते हैं हम यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड लेते हैं MgCl2, अब इसको अगर आप ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा आपका Mg+++2Cl-। अब आप देख पा रहे हैं कि अगर हम मैग्नीशियम क्लोराइड की इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो अब इसकी जो संयोजकता आ गई है वो 2 आ गई है। आप देख पा रहे हैं कि 2 धनायन है और 2 ही ऋणायन है। तो धनायन अथवा ऋणायन की कोई भी संख्या आप ले सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप यहाँ लिखते हैं MgCl2 का इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट। अब मैग्नीशियम का जो एटॉमिक वेट होता है 24 होता है, प्लस आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्लोरीन 2 है तो एक क्लोरीन का आप देख पा रहे हैं 35.5 है, 2 क्लोरीन का हो जाएगा 71। अब यहाँ पे जो बैलेंसी है वो कितनी बताई जा रही है, 2 बताई जा रही है। तो इस प्रकार आप क्या लिख सकते हैं 95 यानी कि 4 1 5 हो गया, 7 2 9, 95/2। अब इसको आप भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 47.5। तो ये जो 47.5 ग्राम आया हुआ है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट है ये, तो 47.5 जो आया है तो वो आपका क्या हो गया, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ द मैग्नीशियम क्लोराइड। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया ये एक सामान्य सूत्र है जिसमें आप लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट यानी कि आणविक द्रव्यमान बटे संयोजकता करके आप किसी भी यौगिक का आप तुल्य भार निकाल सकते हैं। इसके अलावा एसिड का तुल्य भार अलग निकलता है। जैसे अगर मान लीजिए एसिड का तुल्य भार निकालें तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड के लिए होता है आपका मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर मास भी आप कह सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड बटे इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड बटे आप लिखेंगे बेसिसिटी ऑफ एसिड। बेसिसिटी ऑफ एसिड का मतलब क्या है कि किसी भी अम्ल जो है वो कितने बेस के अणु को यानी कितने बेस के अणु को उदासीन कर सकता है, उसकी संख्या को हम बेसिसिटी कहते हैं। अब दूसरा जो आपका होता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेस लिखेंगे आप, यहाँ पे लिखेंगे आप मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेस। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेस बाय द आप लिखेंगे एसिडिटी ऑफ बेस, यानी बेस के लिए एसिडिटी आता है, अम्लीयता आती है, और एसिड के लिए बेसिकता आती है। तो कोई भी एसिड जो है वो कितने बेस के अणु को उदासीन कर रहा है वो उसकी बेसिकता हो जाएगी, और कोई भी बेस है वो कितने एसिड को उदासीन कर रहा है उसकी संख्या को हम उस बेस की अम्लीयता कहते हैं। तो एसिड और बेस का निकालने का ये सूत्र है। इसके साथ साथ आपका और भी होता है, यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट निकालने का और फार्मूला होता है हाइड्रोजन के विस्थापन के आधार पे, ऑक्सीजन के लगने के आधार पे, इसके साथ साथ क्लोरीन के विस्थापन के आधार पे। और जब आप रिडॉक्स अभिक्रिया पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि किसी भी रिडॉक्स अभिक्रिया में मुक्त किए गए अथवा लिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या से आप भाग देंगे, यानी ऊपर की तरफ जो आएगा वो हमेशा आणविक द्रव्यमान आएगा। जैसे यहाँ पे आणविक द्रव्यमान है,
यहाँ पे एसिड का आणविक द्रव्यमान है, यहाँ पे बेस का आणविक द्रव्यमान है, यानी कि जो ऊपर आएगा वो हमेशा उस यौगिक का, वो चाहे एसिड हो, बेस हो, सॉल्ट हो, उस यौगिक का क्या आएगा, उस यौगिक का आएगा आणविक द्रव्यमान। और नीचे जैसे यहाँ पे आपको बैलेंसी, आप इसके माध्यम से भी आप किसी भी यौगिक का आप आसानी से इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपका अम्ल है तो बेसिकता देख लीजिए, अगर बेस है तो उसकी अम्लीयता देख लीजिए। इसके अलावा अगर मान लीजिए कोई रिडॉक्स अभिक्रिया है तो रिडॉक्स अभिक्रिया के दौरान आप देखेंगे कि कितना इलेक्ट्रॉन मुक्त किया जा रहा है और कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जा रहा है, उसकी संख्या को आपको नीचे लिख देना है। मतलब ऊपर की तरफ सिर्फ आणविक द्रव्यमान आएगा और नीचे की तरफ जो आएगा वो रिडॉक्स अभिक्रिया में निकाले गए अथवा लिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या से आप भाग दे देंगे तो आपको तुल्य द्रव्यमान आसानी से आपको मिल सकता है। ठीक है, अब इसके बाद अब हम पढ़ेंगे मोलरिटी। अब हमारा जो सांद्रता की दूसरी इकाई है वो है मोलरता, यानी कि हिंदी में कहते हैं मोलरता, उसको इंग्लिश में कहते हैं मोलरिटी, और उसको हम दर्शाते हैं कैपिटल M से। अब मोलरता को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका हो गया कैपिटल M इज इक्वल टू N/V। जो N है वो है मोल की संख्या, मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट, और ये जो आपका है वो है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो इसकी परिभाषा यानी कि एकांक आयतन के विलयन में रहे विलेय के मोलों की संख्या को हम मोलरता कहते हैं। यानी एकांक आयतन के विलयन में रहे विलेय के मोलों की संख्या को हम मोलरता कहते हैं। इसके अलावा आप दूसरी परिभाषा दे सकते हैं, क्या? ग्राम आणविक द्रव्यमान विलेय पदार्थ को, ग्राम आणविक द्रव्यमान विलेय पदार्थ को विलायक में घोलकर 1 लीटर विलयन बनाया जाए तो जो बने विलयन की सांद्रता है उसको हम मोलरता या मोलरिटी से मापते हैं, और इसको हम कैपिटल M से दर्शाते हैं। मतलब हमने आपको बता दिया कि एकांक आयतन में रहे विलेय के मोलों की संख्या को हम मोलरता कहते हैं। इसके साथ साथ आप दूसरी परिभाषा दे सकते हैं, किसी भी विलेय पदार्थ के ग्राम आणविक द्रव्यमान को विलायक में घोल करके 1 लीटर विलयन बनाया जाए तो बने विलयन की जो सांद्रता होती है वो मोलरता में निकाला जाता है, यानी मोलरिटी में निकाला जाता है, और इसको कैपिटल M से दर्शाते हैं। अब अगर आप फार्मूला अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मोलरता कैपिटल M बराबर होता है N/V। N क्या है? N है विलेय के मोलों की संख्या, यानी मोल ऑफ सॉल्यूट, और जो V है वो क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन का आयतन। अब जरा सा आप देखिए, अब अगर हम इसको थोड़ा सा और भी एक्सप्लेन करें तो आपको पता है कि मोल बराबर यानी कि N बराबर होता है W/mW। W क्या है? आप यहाँ लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट, यानी कि विलेय का वजन, और जो MW है या फिर इसको आप MM भी लिख सकते हैं, यानी मॉलिक्यूलर मास लिख सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा आपका मॉलिक्यूलर वेट लिख सकते हैं, या फिर आप मॉलिक्यूलर मास लिख सकते हैं, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ओके, यानी कि मोल बराबर यानी कि N बराबर होता है वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, यानी भार बटे अणुभार। तो भार बटे अणुभार के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? मोल बोलते हैं। अब ये जो आपका N है उसके स्थान पे आप W/mW लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे आपको लिख देते हैं कि M बराबर, अब आप देखिए N के प्लेस में हम लिखेंगे W/mW गुणे V, यहाँ पे क्या लेंगे आप? लीटर। यहाँ पे भी आपका लीटर ही आएगा, तो यहाँ पे भी लीटर आया। अगर मान लेते हैं कि आप आयतन को लीटर में नहीं लेना चाहते, आप ml में लेना चाहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि लीटर को जब आप आयतन ml में चेंज करेंगे तो ऊपर 1000 से गुणा हो जाएगा। तो आप यहाँ लिख जाएंगे W गुणे 1000 बटे mW गुणे V इन ml। ओके, तो इसमें से यानी कि आप मोलरिटी बराबर मोल प्रति लीटर, ठीक है, तो मोल प्रति लीटर को हम मोलरिटी कहते हैं। इसके अलावा ये आपका आ गया मोल प्रति लीटर, ये भी है। तो हमने यहाँ पे क्या किया? यहाँ पे कुछ नहीं किया, यहाँ पर N का मान रख दिया है, W/mW रख दिया, फिर आयतन जो नीचे था उसको आयतन रख दिया, और यहाँ पे आयतन जो आएगा वो लीटर में आएगा। अगर आप इसी आयतन को आप ml में लेना चाहते हो तो यही जो फार्मूला है थोड़ा इस रूप में आ जाएगा, W/1000/mW × V इन ml। ठीक है, तो ये आपका हो गया मोलरिटी की दूसरी परिभाषा, दूसरा सांद्रता, यानी सांद्रता की जो दूसरी इकाई है वो मोलरिटी है। एक बात आपको ध्यान दें कि जनरल लाइफ में सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाने वाला जो इकाई होती है वो मोलरिटी होती है, यानी कि हम अपनी जनरल लाइफ में सांद्रता की सबसे ज़्यादा मोलरिटी इकाई का उपयोग करते हैं। उपयोग हम किसी का भी कर सकते हैं, लेकिन दैनिक जीवन में ज़्यादातर जो आपका मतलब इकाई लिया जाता है वो सांद्रता की, वो मोलरिटी होती है।
उसके बाद में अब हम पढ़ेंगे मोललता। जो तीसरी इकाई है वो है मोललता। मोललता इसको आप लिखते हैं मोलैलिटी और इसको दर्शाते हैं स्मॉल एम से, ध्यान रखिएगा। तीसरा जो इकाई है वो है मोललता, हिंदी में बोलते हैं, मोलैलिटी इंग्लिश में बोलते हैं। इसके अलावा आपका जो इसको हम दर्शाते हैं वो दर्शाते हैं स्मॉल एम से। अब इसकी जो परिभाषा है आपको ध्यान रखना है कि ये जो होता है इसकी परिभाषा मोलैलिटी की, उसमें आता है मोल प्रति केजी, मोल प्रति केजी। लेकिन वहाँ जो केजी होता है वो बिलियन का नहीं होता बल्कि विलायक का होता है। तो आपकी परिभाषा मैं बता देता हूँ कि किसी भी विलेय पदार्थ के ग्राम आणविक द्रव्यमान को, किसी भी विलेय पदार्थ के ग्राम आणविक द्रव्यमान को 1 केजी या फिर 1000 ग्राम विलायक में घोलकर जो विलयन बनाया जाता है तो उस विलयन की सांद्रता हम मोललता में ज्ञात करते हैं। किसी भी विलेय पदार्थ के ग्राम आणविक द्रव्यमान को, किसी भी विलेय पदार्थ के ग्राम आणविक द्रव्यमान को 1 केजी विलायक में अथवा 1000 ग्राम विलायक में घोलकर जब हम विलयन बनाते हैं तो जो विलयन की सांद्रता होती है उसको हम मोललता इकाई से नापते हैं और उसे हम मोलल विलयन कहते हैं, उसे हम मोलल विलयन कहते हैं। जैसे आप नॉर्मलिटी के लिए नॉर्मल विलयन कहते हैं, मोलरिटी के लिए मोलर विलयन कहते हैं, वैसे ही आपका जो मोललता है उसे हम मोलल विलयन कहते हैं। अब इसके लिए हम आपको यहाँ पे फार्मूला दे देते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमने लिख दिया स्मॉल एम मोललता, स्मॉल एम बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पर n बाई, यहाँ पर हम लिखते हैं कैपिटल N, ये जो आपका है ये केजी में होगा और जो कैपिटल M है वो किसका है, सॉल्वेंट का है, ध्यान रखना है आपको। अब जैसे आपका हो गया n हो गया आपका मोल हो गया, n क्या हो गया मोल बटे विलायक का वजन केजी में है। आप यहाँ क्या लिखेंगे, विलायक का वजन किस में लेंगे आप, केजी में। यानी ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो आयतन था वो विलयन का आयतन था और यहाँ पे जो है वो विलायक का भार है और किस में है, केजी में है, ठीक है। अब ये जो n है, ये n को जैसे आप यहाँ पे रखे हैं n बराबर W/mW, तो आप यहाँ पे भी रख सकते हैं स्मॉल m इज इक्वल टू n के स्थान पे आप लिख सकते हैं W/mW गुणे यहाँ पर हम लगा देते हैं कैपिटल W, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि जो स्मॉल w है वो है वेट ऑफ सल्यूट, वेट ऑफ सल्यूट, ठीक है। ये जो वेट ऑफ सल्यूट होगा वो किस में होगा, आपका ग्राम में होगा, ओके। जो कैपिटल W है वो आपको हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट, ध्यान रखना आपको, ये आपका किस में होगा, आपका केजी में होगा, क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो आपका n है, n मतलब भार बटे अणुभार, तो भार बटे अणुभार हमने लिखा है। ये जो W स्मॉल w है वो विलेय का वजन है और जो कैपिटल W है वो विलायक का वजन है, ठीक है। अब ये जो आपका कैपिटल W है इसको हमने किस में ले रखा है, केजी में ले रखा है। अगर हम इसको ग्राम में चेंज करें तो फार्मूला कुछ इस प्रकार हो जाएगा, स्मॉल m इज इक्वल टू यानी मोललता इज इक्वल टू हो जाएगा वेट इंटू 1000 बाई आपको यहाँ पर MW आ जाएगा गुणे W कैपिटल रखेंगे और इसको किस में रखेंगे हम, ग्राम में। ध्यान रखना आपको कि अगर आपका जो विलायक का वजन दिया हुआ है वो ग्राम में दिया है तो ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ग्राम को जब हम किलोग्राम में चेंज करते हैं तो हमेशा 1000 का भाग देते हैं, तो जो 1000 है वो ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार मोललता बराबर W गुणे 1000 बटे MW गुणे कैपिटल W ग्राम में। ये जो W है वो आपको मैंने बताया, ये W जो है वो विलेय का वजन है, MW विलेय का आणविक द्रव्यमान है और जो कैपिटल W है वो है विलायक का वजन, ठीक है। तो इस प्रकार ये मोललता होता है। एक बात आपको हम बता दें कि जिस सांद्रता की इकाई में आयतन होता है, जिस सांद्रता की इकाई में आयतन का उपयोग होता है वह ताप से प्रभावित होता है, यानी कि आयतन रखने वाले सांद्रता की समस्त इकाई, आयतन रखने वाले सांद्रता की समस्त इकाई जो है वो ताप पर निर्भर करती है। यानी कि बायल के नियमानुसार ये बताया जाता है कि तापमान बढ़ने पर आयतन बढ़ता है, तापमान कम करने पर आयतन कम होता है। इसका मतलब क्या है कि सांद्रता की जो इकाई है जिसमें आयतन है, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं मोलरता, यानी कि मोलरिटी में आपको यहाँ दिख रहा है वॉल्यूम, यानी ये आयतन है।
अभी आपने नॉर्मलिटी पढ़ा था, तो नॉर्मलिटी में भी आयतन आया हुआ था। मोलरिटी पढ़ेंगे तो मोलरिटी में भी आयतन आया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि नॉर्मलिटी मोलरिटी पर ताप का प्रभाव पड़ेगा, लेकिन मोलरिटी पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए आप अपने ब्रेन में एक छोटा सा क्लू डाल लीजिए कि जिस सांद्रता की इकाई में आयतन का उपयोग किया गया है, जिस सांद्रता की इकाई में आयतन का उपयोग किया गया है, वो ताप पर निर्भर करेगा, यानी कि ताप बदलने पर उसका आयतन बदलेगा, जिसकी वजह से वो सांद्रता की इकाई भी बदल जाएगी। और ऐसा सांद्रता की इकाई जिसमें ऐसा सांद्रता की इकाई जिसमें आयतन न हो बल्कि वजन दिया हो, यानी कि भार दिया हो, तो ऐसे जो सांद्रता की इकाई होते हैं उसके ऊपर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब उसके ऊपर ताप का प्रभाव यानी ताप के ऊपर निर्भर नहीं करते, जिसकी वजह से उसकी सांद्रता में बदलाव नहीं आता। अब हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर चौथा, मोल अंश। मोल अंश, अभी मोल अंश को इंग्लिश में कहते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल अंश को इंग्लिश में कहते हैं मोल फ्रैक्शन, और इसको हम दर्शाते हैं कैपिटल एक्स से। तो मोल अंश क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, वो हम समझेंगे। तो यहाँ पे मोल अंश क्या है, मोल फ्रैक्शन जिसको हम कैपिटल एक्स से दर्शाते हैं। मोल अंश की परिभाषा, यानी कि आपको मैंने पहले बताया था कि बिलियन में कम से कम 2 घटक होंगे, यानी कि 2 कंपाउंड होंगे, 2 यौगिक होंगे। अब जैसे मान लीजिए कि हमने आपको चीनी और पानी का बिलियन ले लिया, तो चीनी और पानी दोनों मिलके क्या बन गए, 2 यौगिक मिले, एक दूसरे के साथ मिक्स हुए, समांगी मिश्रण बनाया, बिलियन बन गया। इसका मतलब क्या है कि मोल अंश क्या है। तो आपको मोल अंश की परिभाषा कैसे देनी है, किसी भी बिलियन में रहे किसी एक घटक का मोल और उस बिलियन में रहे समस्त घटकों के मोलों के योगफल के अनुपात को हम मोल अंश कहते हैं। फिर से आप सुन लीजिए, किसी भी बिलियन में रहे किसी एक घटक का मोल और उस बिलियन में रहे समस्त घटकों के मोलों के योगफल के अनुपात को हम मोल अंश कहते हैं। अब इसको हम पहले एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमने अभी आपको बताया कि चीनी का बिलियन आपने ले लिया, यानी कि चीनी हो गया और पानी हो गया, ठीक है। अब चीनी के बिलियन को, इसका चीनी का जो मोल है उसको हमने ले लिया N1 और पानी का जो मोल है वो हो गया N2। ध्यान रखना आपको, चीनी का मोल हमने ले लिया N1 और पानी का जो मोल है उसको हमने क्या ले लिया N2। मोल X, इसका मतलब क्या है कि चीनी के लिए आपने क्या यूज़ किया है, 1 यूज़ किया है, और पानी के लिए क्या यूज़ किया है, 2 यूज़ किया है। मोल का मतलब है n, लेकिन चीनी के लिए आपने क्या यूज़ किया, 1, N1 लिखा है। पानी के लिए आपने क्या यूज़ किया है, n तो लिया है मोल और 2 लिखा है। इसका मतलब पानी के लिए आपने 2 यूज़ किया है और चीनी के लिए आपने 1 यूज़ किया है। अब अगर मान लीजिए कि हम चीनी का मोल अंश निकालना चाहते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा, मैंने क्या लिखा, मोल अंश किससे दर्शाते हैं, x से। तो अगर आप चीनी का मोल अंश दर्शाना चाहते हैं तो वही हो जाएगा x1। तो x1 बराबर हो जाएगा आपका N1 बटे N1 प्लस N2। मैंने आपको परिभाषा से बताई कि किसी भी किसी भी सोल्यूशन में रहे किसी एक घटक का मोल, यानी कि चीनी का घटक हो गया N1, तो किसी एक घटक का मोल और उस बिलियन में रहे समस्त घटकों के मोलों के योगफल के। आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पे 2 घटक हैं, एक चीनी है दूसरा पानी है। तो नीचे हमने क्या लिखा, चीनी का भी मोल लिखा और पानी का मोल लिखा और दोनों को हमने क्या कर दिया, योगफल कर दिया। यहाँ पे आपको प्लस लगा दिया और इसका जो अनुपात है वही क्या आता है, मोल अंश आता है। तो मोल अंश की परिभाषा हमने सिंपल बताया कि किसी भी पदार्थ का जो मोल अंश है उस बिलियन में रहे उस पदार्थ के मोल और उस बिलियन में रहे समस्त पदार्थों के मोलों के योगफल के अनुपात को हम मोल अंश कहते हैं। अब ये जो मोल अंश आया है, ये जो x1 है वो किसके लिए है, चीनी के लिए है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमको पानी का निकालना है तो आप पानी का निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, x2। जब आप x2 लिखेंगे तो ऊपर N1 के बजाय क्या आ जाएगा, N2 आ जाएगा और नीचे पूरा योग आएगा तो यहाँ हो जाएगा N1 प्लस N2 और ये जो आएगा वो अनुपात में आएगा। तो इस प्रकार ये जो दूसरा आपका हो गया वो किसका हो गया, आपका पानी का मोल अंश हो गया। एक बात ध्यान रखिएगा कि समस्त मोल अंश का योगफल हमेशा 1 के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर लिख दिया x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके बिलियन में 2 ही घटक हों, 2 से ज़्यादा घटक हो सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए हमने ले लिया ग्लूकोज, क्या ले लिया हमने, ग्लूकोज, फिर हमने ले लिया सॉल्ट और फिर हमने ले लिया वाटर, ठीक है।
अब ग्लूकोज के लिए हम 1 यूज़ करेंगे, साल्ट के लिए 2 यूज़ करेंगे और पानी के लिए क्या यूज़ करेंगे, 3 यूज़ करेंगे। तो ग्लूकोज का जो मोल आएगा वो हम लिखेंगे N1, साल्ट का जो मोल आएगा उसको हम लिखेंगे N2 और वाटर का जो मोल आएगा वो लिखेंगे हम N3। ठीक, अब यहाँ पर 3 घटक हो गए और तीनों घटक के लिए अब ग्लूकोज का मोल अंश को मान लो आप x1 है, सॉल्ट का जो मोल अंश है उसको मानेंगे आप x2 है और वाटर का जो है वो क्या मानेंगे x3 है। अब जरा सा ग्लूकोज के मोल अंश की बात करते हैं तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं x1 इज इक्वल टू N1 बाई N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस, आगे हम डॉट लगा देते हैं, ज़रूरी नहीं है कि 3 ही हो, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो आगे हमने आपको डॉट लगा दिया। इसका ये मतलब है कि जिस भी घटक का आप मोल अंश निकालना चाहते हैं उस घटक का मोल आप ऊपर रखेंगे और उस विलयन में जितने घटक हैं सभी घटकों के मोल का योगफल आप कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे और दोनों का अनुपात निकाल लेंगे तो आपको मोल अंश मिल जाएगा। इसका मतलब जो x1 है वो ग्लूकोज का मोल अंश है। अब उसके बाद में अगर आप x2 लेते हैं तो x2 अगर लेते हैं तो किसका मोल अंश आएगा, सॉल्ट का मोल अंश आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा N2 बाई N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस, आगे हमने डॉट लगा दिया। आप और ज़्यादा लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। इसका मतलब ये जो x2 आया है वो किसका मोल अंश है, सॉल्ट का मोल अंश है। अब हम पानी का मोल अंश निकालेंगे तो यहाँ पर रखेंगे हम x3 इज इक्वल टू N3 बाई N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये जो x1 है वो ग्लूकोज का मोल अंश है, x2 जो है वो आपका सॉल्ट का मोल अंश है और x3 जो है वो पानी का मोल अंश है। और हमने आपको बताया कि किसी भी विलयन में रहे समस्त घटकों के मोल अंश का योगफल हमेशा 1 के बराबर होता है। इसका मतलब क्या है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, तो इस प्रकार आपको मैंने बता दिया कि मोल अंश किसे कहते हैं, यानी किसी विलयन में रहे एक घटक का मोल और उस विलयन में रहे समस्त घटकों के मोल के योगफल के अनुपात को हम मोल अंश कहते हैं, जिसको हम किससे दर्शाते हैं, x से दर्शाते हैं। अब हम 5वां यूनिट लेने जा रहे हैं, यानी कि सांता की जो 5वीं इकाई है वो हम लेने जा रहे हैं। तो जिसमें हम यहाँ पे लिख देते हैं फॉर्मेलिटी। यहाँ पे क्या लिखते हैं, फॉर्मेलिटी। इसको अंग्रेजी में भी फॉर्मेलिटी कहते हैं, फॉर्मेलिटी। ठीक है, एक बात आपको ध्यान रखना है कि जो मोल अंश है वो भी ताप पर निर्भर नहीं करता। यानी कि यहाँ पर आपका जो मोल निकालते हैं तो मोल में भार बटे अणुभार आता है, यानी दोनों भार हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर आयतन आ नहीं रहा है, आयतन नहीं आएगा तो ये जो आपका मोल अंश है वो ताप पर निर्भर नहीं करता है। यानी कि आपको अभी मैंने बताया कि मोललता यानी मोललिटी और मोल अंश ये दोनों ताप पर निर्भर नहीं करते, जबकि आपका नॉर्मलिटी और मोलरिटी ये दोनों तापमान पे निर्भर करते हैं। और हमने आपको शॉर्टकट में बताया कि जिस भी सांता की इकाई में आपको आयतन समझ में आए, इसका सीधा सा मतलब है कि वो ताप पर निर्भर करेगा। ठीक है, अभी हमारा जो 5वां इकाई है जिसमें हमने लिखा है फॉर्मेलिटी, तो फॉर्मेलिटी को हम कैपिटल F से दर्शाते हैं। फॉर्मेलिटी किससे दर्शाते हैं, कैपिटल F से दर्शाते हैं। तो एक बात आपको बता दें कि जो फॉर्मेलिटी इकाई है यानी कि सांता की जो फॉर्मेलिटी इकाई है इसका ज़्यादातर यूज होता है फार्मेसी ब्रांच। फार्मेसी ब्रांच क्या है, आपने नाम सुना होगा फार्मास्यूटिकल कंपनी। फार्मास्यूटिकल कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जहाँ पे दवाएं बनाई जा रही हों। फार्मास्यूटिकल कंपनी यानी फार्मेसी एक ब्रांच होता है जिसमें 12th पढ़ने के बाद बहुत सारे बच्चे बी फार्मा करते हैं, एम फार्मा करते हैं, यानी बैचलर ऑफ फार्मेसी और मास्टर ऑफ फार्मेसी। तो बी फार्मा एम फार्मा यानी वो फार्मेसी एक ब्रांच होता है जिसमें आपको स्पेशली उस कंपनी का नाम होता है फार्मास्यूटिकल कंपनी। फार्मास्यूटिकल कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसमें मेडिसिन बनाए जाते हैं, औषधियाँ बनाई जाती है, दवा बनाया जाता है। ठीक है, तो ये जो फॉर्मेलिटी है वो फार्मेसी ब्रांच से आया हुआ है, यानी फॉर्मेलिटी जो नाम दिया गया है वो फार्मेसी ब्रांच से आया हुआ है, तो इस पर फॉर्मेलिटी हो गया। अब ये जो फॉर्मेलिटी इकाई है इसका उपयोग सिर्फ दवाओं के लिए उपयोग किया जाता है। इसके साथ साथ एक बात ध्यान रखना है कि जो फॉर्मेलिटी है वो हमेशा आयनिक यौगिक के लिए होता है। यानी फॉर्मेलिटी फार्मास्यूटिकल कंपनी में जो सांता की इकाई उपयोग किया जाता है वो फॉर्मेलिटी है। इसके साथ साथ जो फॉर्मेलिटी होती है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है, आयनिक यौगिक के लिए होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम फॉर्मेलिटी को देखते हैं कि किसी भी आयनिक पदार्थ का फार्मूला वेट सूत्रभार, किसी भी आयनिक पदार्थ के सूत्रभार को, किसी भी आयनिक पदार्थ के सूत्रभार को विलायक में घोलकर 1 लीटर विलयन बनाया जाए तो बने विलयन की जो सांता होती है वो फॉर्मेलिटी में ज्ञात किया जाता है। किसी भी आयनिक
विलेय पदार्थ को, आयनिक विलेय पदार्थ के सूत्र भार को विलायक में घोलकर 1 लीटर विलयन बनाया जाए तो बने विलयन की जो सांद्रता होती है वो फॉर्मेलिटी में निकाला जाता है और जो फॉर्मेलिटी होती है वो F से दर्शाया जाता है। अब जरा से यहाँ देखिए, यहाँ पर हमने फॉर्मेलिटी ले लिया, फॉर्मेलिटी मतलब F हो गया, F इज इक्वल टू हमने यहाँ ले लिया W। अब यहाँ पे आप ले सकते हैं FW इंटू V इन लीटर, मतलब जो आयतन आएगा वो लीटर में आएगा। ये जो आपको दिख रहा है इसको आप समझते हैं ये है वेट ऑफ सॉल्यूट, ये क्या है वेट ऑफ सॉल्यूट, और ये जो है उसको हम कहते हैं फार्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो ये हो गया आपका फार्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट, और ये जो आपका V है वो है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, ये आपको समझ में आ चुका है। जैसे तुल्य भार में आपने इक्विवेलेंट वेट लिया था, अणु भार में मोलरता में मॉलिक्यूलर वेट लिया था, वैसे ही फॉर्मेलिटी में आपको फार्मूला वेट लेना है। अब हम फार्मूला वेट को कैसे निकालें ये समझना है। अब देखिए, जैसे हमारे पास होता है फिटकरी, यानी जिसको हम कहते हैं पोटासियम फिटकरी, तो फिटकरी का सूत्र होता है आपका K2SO4 डॉट Al2SO4 का थ्राइस एंड 24H2O। ये पोटास एलम जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं फिटकरी कहते हैं, पोटास फिटकरी है, यहाँ पे पोटेशियम यूज किया जा रहा है इसलिए इसको पोटास फिटकरी कहते हैं। ये जो पोटास फिटकरी यानी जो फिटकरी है ये स्पेशली आयनिक यौगिक है। अब फिटकरी जो आयनिक यौगिक है इसका सूत्र भार निकलता है, और सबसे पहले हम इसका अणु भार निकाल लेते हैं। तो अणु भार निकाल लेते हैं, तो इसका अणु भार के लिए यहाँ हो जाएगा आपका 948 होता है, यानी कि आपको यहाँ हो जाएगा 948 ग्राम पर मोल, यानी इसकी जो मोलरिटी यानी कि इसका जो आणविक द्रव्यमान होता है 948 ग्राम पर मोल होता है। अगर आपको निकालना है तो आप सिंपल वे में लिख सकते हैं। यहाँ पे जैसे सपोज दैट ये आपका पोटेशियम है तो यहाँ पे लिखेंगे आप 2 × 39 प्लस सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का 4 × 16 प्लस एल्युमिनियम का 2 × 27 प्लस सल्फर है 3 × 32 प्लस यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 4 3 12 यानी 12 हो गया, तो 12 × 16 प्लस ये जो पानी है पूरा का पूरा पानी का रख दीजिए तो 24 × 18। ये पूरा का पूरा आपको कैलकुलेशन करेंगे तो लास्ट में आपको ये आंसर आएगा 948 ग्राम। ये जो 948 ग्राम है ये आपका हो गया पोटास यानी कि पोटासियम यानी कि जो आपका फिटकरी है फिटकरी का अणु भार हो गया। अब हम इसका सूत्र भार कैसे निकालें, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि जितने भी आयनिक यौगिक होते हैं सबसे पहले आप ये देखो कि वो कितने नंबर से कट रहे हैं, यानी उनको सरलतम रूप में लाना है। अब वो 2 से भी कट सकता है, 3 से भी कट सकता है, 4 से, मतलब किसी से भी कटता हो, आपको काट करके सरलतम रूप में लाना है। अगर आप सरलतम रूप में ला देते हैं उसके बाद जो भार निकालेंगे वही उसका हो जाएगा सूत्र भार। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सरलतम रूप में लाने का मतलब है कि वो सरलतम रूप में होना चाहिए। उसका ये मतलब नहीं है कि वो आप काट करके फ्रैक्शन में ला दो, फ्रैक्शन मतलब आप दशमलव में लाओ, नहीं, दशमलव में आपको नहीं लाना है, ऐसे नंबर से कट करना है जो कि सिर्फ पूरा का पूरा पूर्णांक नंबर आना चाहिए। अब जैसे देखिए, हम अगर इस सूत्र को हम 2 से भाग दे दें, इस सूत्र को अगर हम 2 से भाग दे देते हैं तो 2 से भाग देने पर क्या होगा कि ये सरलतम रूप में आएगा। जैसे मान लीजिए कि आप K2 है तो इसको 2 से भाग देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा K। अब जरा देखिए SO4 एक यहाँ पर है और SO4 3 यहाँ पे, यानी टोटल SO4 कितने हो गए 4। इसका मतलब है कि 4 SO4 में आप 2 से भाग देंगे तो 2 SO4 मिल जाएगा। अब यहाँ पे एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम 2 है तो 2 एल्युमिनियम में आप 2 से भाग देंगे तो 1 बचेगा, एल्युमिनियम हो गया। इसके अलावा SO4 कितने हो गए 4 हो गए, तो आप यहाँ लिख सकते हैं SO4 का होल ट्वाइस, क्योंकि 1 SO4 ये और 3 SO4 ये हो गए, 4 SO4 हो गए, तो 4 SO4 में आप 2 से भाग दे सकते हैं तो 2 SO4 आपको मिल गया। इसके अलावा ये जो आपका है 24 पानी के अणु है तो आप उसको भाग देंगे 2 से तो हो जाएगा आपका 12 H2। इसका मतलब क्या हो गया कि हमने ये जो आपका पोटासियम जो आयनिक यौगिक है इस आयनिक यौगिक में हम 2 से भाग दे करके सरलतम रूप प्राप्त कर चुके हैं, जो कि पूरा का पूरा पूर्णांक संख्या में ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 3 से भाग दे देंगे, 4 से भाग देंगे, 5 से भाग देंगे, नहीं, आपको पहले सेलेक्ट कर लेना है कि वो जो आपका अणु सूत्र दिख रहा है उसमें क्या वो 2 से कट रहा है, कटा, संपूर्ण रूप से कटना चाहिए, पूर्णांक संख्या आनी चाहिए, दशमलव में नहीं आना चाहिए तो ही आपको काटना है, नहीं तो आपको काटना नहीं है। मतलब जो सूत्र भार है वो आप कह सकते हैं आयनिक यौगिक का जो सरलतम
रूप होता है, यानी कि वो जो सरल जो आयनिक यौगिक है उसमें कम से कम कितने परमाणु पूर्ण रूप से भाग लिए हुए हैं, वो सरलतम सूत्र होता है उसको हम सूत्र कहते हैं। और उसी सूत्र का अगर हम भार निकाल लें तो उसे हम कहते हैं सूत्र भार। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि फिटकरी जो है उसका अणु सूत्र ये है, अणु भार ये हो गया, इसी का हमने 2 से भाग दे दिया। जब हमने 2 से भाग दे दिया तो ये रूप आ गया। इसका मतलब है कि अगर हम अणु भार में 2 से भाग दे दें तो ये वाला आएगा, तो इसका मतलब इसमें आपने 2 से भाग दिया तो ये आया, इसमें भी 2 से भाग दे दीजिए तो यहाँ पर आ जाता है 474 ग्राम। अब ये आप ध्यान रखना है कि ये जो आपका है 948 ग्राम है, ये है आपका फिटकरी का अणु भार, और ये जो आपका आ गया 474 ये आ गया फिटकरी का सूत्र भार, यानी कि FW, फार्मूला वेट। ठीक, तो अब आपको देखना है कि अगर मान लीजिए हैं कि अगर आप 948 ग्राम घुलाते हैं 1 लीटर पानी में, यानी कि 948 ग्राम पोटास एलम यानी फिटकरी को आप पानी में घोलकर 1 लीटर विलयन बनाते हैं तो वो सांता जाएगी किसमें, मोलरिटी में जाएगी। और अगर आपने 474 ग्राम फिटकरी को घोल करके 1 लीटर विलयन बनाया है तो अब जो सांद्रता आएगी वो किस में आएगी, सांता की इकाई फॉर्मेलिटी में आएगी। तो इस प्रकार आपका जो 5वां इकाई था वो फॉर्मेलिटी है, वो हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम आपको 6 नंबर सांता की इकाई बताने जा रहे हैं, जिसमें है आपका वजन से प्रतिशत, यानी कि परसेंटेज वेट बाय वेट। चलिए अभी हमको पढ़ना है परसेंटेज वेट बाय वेट, यानी कि वजन से प्रतिशत, यानी नंबर 6 वाला हो गया वजन से प्रतिशत। इसको हम लिखते हैं परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज W बाय W। तो इसकी छोटी सी परिभाषा है, यानी कि 100 ग्राम विलयन बनाने के लिए आवश्यक विलेय के वजन को हम प्रतिशत वजन वेट बाय वेट कहते हैं या फिर वजन से प्रतिशत कहते हैं। यानी कि 100 ग्राम विलयन बनाने के लिए 100 ग्राम विलयन बनाने के लिए आवश्यक विलेय के वजन को हम परसेंटेज W बाई W यानी परसेंटेज वेट बाई वेट कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो इसको हम किससे दर्शाते हैं, परसेंटेज W बाई W से। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं परसेंटेज W बाई W इज इक्वल टू, ऊपर आ जाएगा आपका वेट ऑफ सल्यूट किस में लेंगे आप, ग्राम में, बटे वेट ऑफ सॉल्यूशन, इसको किस में लेंगे हम, इसको भी हम किस में लेंगे, ग्राम में। क्योंकि यहाँ पर आपने लिख दिया है परसेंटेज, इसलिए आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ठीक है, तो 100 ग्राम विलयन बनाने के लिए, क्योंकि आपको पता है परसेंटेज हमेशा 100 में निकलता है, तो 100 ग्राम विलयन बनाने के लिए आवश्यक विलेय का वजन को हम प्रतिशत वेट बाई वेट यानी परसेंटेज W बाई W कहते हैं। और इसकी फार्मूला आपको हो गया कि परसेंटेज W बाई W इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट यानी कि विलेय का वजन बटे वेट ऑफ सॉल्यूशन यानी कि विलयन का वजन, दोनों के दोनों ग्राम में होंगे और इसके साथ साथ आपको परसेंटेज यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ क्या लेंगे, आप 100 का गुणा कर देंगे। ठीक है, इसी प्रकार आपका 7वां नंबर आएगा वजन आयतन से प्रतिशत, वजन आयतन से प्रतिशत। तो वजन आयतन से प्रतिशत इसको आप दर्शाएंगे परसेंटेज W बाई V। वजन आयतन से प्रतिशत में आप क्या दर्शाएंगे, परसेंटेज W बाई V। सीधा सा मतलब है कि आपने ऊपर जो बताया था उसमें आपने बताया था 100 ग्राम विलयन बनाने के लिए, अब यहाँ पे जो परिभाषा आएगी वो आ जाएगी 100 ml विलयन बनाने के लिए, 100 ml विलयन बनाने के लिए आवश्यक विलेय के वजन को हम प्रतिशत W बाई V कहते हैं, यानी कि वजन आयतन से प्रतिशत कहते हैं। 100 ml विलयन बनाने के लिए आवश्यक विलेय के वजन को हम प्रतिशत वजन आयतन से प्रतिशत कहते हैं, यानी कि परसेंटेज W बाई V। अब इसका ही सूत्र आप ले लीजिए, यहाँ पर आपका हो जाएगा परसेंटेज W बाई V इज इक्वल टू, ऊपर वेट आएगा तो आप यहाँ लिखेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट बाई, यहाँ हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पर आपका आएगा ग्राम और यहाँ पर हो जाएगा आपका ml और यहाँ पे आप लिखेंगे परसेंटेज के 100। अगला नंबर 8 जो है वो आपको मिल जाएगा आयतन से, यानी कि आयतन से
प्रतिशत। अब आयतन से प्रतिशत के लिए हम लिखेंगे परसेंटेज V बाई V। एक बात ध्यान रखिए कि यहाँ पर आयतन आया हुआ है, वॉल्यूम आया हुआ, आयतन आया हुआ है, यहाँ पर आयतन आया हुआ है, इसका मतलब है परसेंटेज W/V ताप पर निर्भर करेगा। लेकिन ये जो परसेंटेज W/W है वो ताप पर निर्भर नहीं करेगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, वजन है। अब यहाँ पर ये आयतन से प्रतिशत में आप देख पा रहे हैं कि दोनों ही V हैं, इसका मतलब ये भी ताप पर निर्भर करेगा। इसकी परिभाषा कैसे देंगे आप? इसकी परिभाषा आपका है कि 100 ml बिलियन बनाने के लिए आवश्यक विलेय के आयतन को 100 ml बिलियन बनाने के लिए 100 ml बिलियन बनाने के लिए आवश्यक विलेय के आयतन को हम आयतन से प्रतिशत कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ हो गया आपका परसेंटेज V बाई V इजिकल टू यहाँ पर आ जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ सल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, और यहाँ पे भी आपका ml होगा और यहाँ पे भी होगा ml। तो इस प्रकार परसेंटेज V बाई V यानी कि 100 ml बिलियन बनाने के लिए आवश्यक विलेय के आयतन को हम प्रतिशत V बाई V कहते हैं, यानी कि आयतन से प्रतिशत कहते हैं, और इस पर तापमान का प्रभाव पड़ता है। और ये आपका हो गया परसेंटेज V बाई V इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ml में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यानी कि विलेय का आयतन ml में, और बिलियन का आयतन भी ml में, और परसेंटेज के लिए आपको 100 है। अब जो 9th नंबर है, 9 नंबर, वो है आपका ppm। इसको कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन मतलब होता है 10 लाख, ठीक है। तो पार्ट्स पर मिलियन, जिसको ppm शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, ppm। तो आपको हम बताना चाहते हैं कि जो ppm है वो सांद्रता की सबसे छोटी इकाई है। ppm सांद्रता की सबसे छोटी इकाई है। ppm का उपयोग, जैसे मान लीजिए कि आपका जल प्रदूषण हुआ है, तो जल में रहे हुए प्रदूषण को मेजर करने के लिए यानी मापने के लिए हम ppm को यूज करते हैं। इसके अलावा जो वायुमंडल में वायुमंडलीय प्रदूषक हैं उनकी मात्रा ज्ञात करने के लिए हम ppm को यूज करते हैं। मतलब सिंपल वे में कह सकते हैं कि आपका जो ppm है वो सांद्रता की सबसे छोटी इकाई है। अब ppm को हम परिभाषित कैसे करें, यानी कि यदि टोटल बिलियन का, यानी कि जितना भी आपका बिलियन है, चाहे वो 1 लीटर हो, चाहे 10 लीटर हो, 5 लीटर, यानी टोटल बिलियन का 10 लाखवां भाग करने के पश्चात जो भाग हमको मिलता है उतनी मात्रा में यदि विलेय पदार्थ उसमें उपस्थित है तो उसे हम ppm सांद्रता से दर्शाते हैं। यानी कि जितनी मात्रा में बिलियन है, यानी टोटल बिलियन के 10 लाखवें भाग के बराबर उस बिलियन में विलेय पदार्थ उपस्थित होता है, तो उस सांद्रता की इकाई को हम ppm कहते हैं। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि 1 ml बिलियन में, 1 ml बिलियन में रहे, 1 ml बिलियन में रहे विलेय के माइक्रोग्राम में मात्रा को हम ppm कहते हैं। 1 बिलियन में रहे, 1 ml बिलियन में रहे, यानी 1 ml बिलियन में रहे माइक्रोग्राम में विलेय की मात्रा उपस्थित हो तो उसे हम, उस सांद्रता को हम ppm में ज्ञात करते हैं। आइए यहाँ देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ppm बराबर आप लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट इन माइक्रोग्राम। ध्यान रखना आपको, तो वेट ऑफ सॉल्यूट इन माइक्रोग्राम बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लेंगे आप, ml में, ठीक है। तो माइक्रोग्राम पर ml ये ppm की इकाई हो गई, यानी कि 1 माइक्रोग्राम 1 ml में उपस्थित होता है तो आपका सांद्रता इकाई होता है या ppm होता है। तो इस प्रकार वेट ऑफ सॉल्यूट यानी कि जो आपका सॉल्यूट का वजन है वो माइक्रोग्राम में होना चाहिए, और जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो ml में होना चाहिए। तो इसका जो यूनिट है, इसकी जो इकाई है वो है माइक्रोग्राम प्रति ml। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि आप माइक्रोग्राम में ग्राम में चेंज करना चाहते हैं तो आप ऐसा लिख सकते हैं, यहां पे हो जाएगा आपका ppm इज इक्वल टू हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट, यानी कि विलेय का वजन किस में लेना आपको, ग्राम में, बटे यहां पे लिख सकते हैं आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में आएगा, ml में, और इंटू 10⁶। अब 10⁶ क्या है, जब आप माइक्रोग्राम को ग्राम में चेंज करते हो
जब आप माइक्रोग्राम को ग्राम में चेंज करते हो या फिर ग्राम को माइक्रोग्राम में चेंज करते हो, तो माइक्रोग्राम इज इक्वल टू 10⁻⁻6 ग्राम। 1 माइक्रोग्राम इज इक्वल टू 10⁻⁻6 ग्राम। तो माइक्रोग्राम को ग्राम में चेंज करते हो तो 10⁻⁻6 आता है। जब ग्राम को आप माइक्रोग्राम में चेंज करते हो तो आता है 10⁻6। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि जो 10⁻6 आया है वो माइक्रोग्राम को यानी ग्राम को माइक्रोग्राम में चेंज करने के लिए आया है। तो ग्राम को माइक्रोग्राम में चेंज करने के लिए आपका क्या आ गया 10⁻6। इसके साथ साथ आप ये भी कह सकते हैं कि ये 10 लाख होता है, यानी कि 10⁻6 मतलब 10 लाख हो गया। तो हमने आपको बताया कि जो पार्ट्स पर मिलियन है उसका 10 लाख से संबंध है। तो इस प्रकार अगर आप पीपीएम का सूत्र देना चाहते हैं तो वेट एब्सोल्यूट ग्राम में लिखना है और बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एमएल में लेना है और साथ में 10⁻6 का मल्टीप्लाई आपको करना है। और अगर आप ये फार्मूला नहीं लेना चाहते तो आप माइक्रोग्राम वाला फार्मूला लीजिए। दोनों फार्मूले में से किसी भी फार्मूला को आप आराम से यूज करके आप पीपीएम जो सांद्रता की अंतिम इकाई मतलब पीपीएम जो इकाई है वो आप मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट मैंने आपको सांद्रता की इकाई जितनी हमने आपको बताई थी उस पूरे इकाई की परिभाषा और सूत्र सभी हमने बता दिया है। इस पर आधारित जो भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल हैं आप जरूर ट्राई करें। ओके, थैंक यू।